उत्तर प्रदेश के चुनाव और पहले राउंड में 58 सीटें और 58 सीटों की बिसात लगभग सज गई है, क्योंकि तीनों पार्टीज ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। लगभग 2-4 सीटें बची हैं, वो हो जाएंगी 1-2 दिन में। तो अब हम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो धुरंधर महारथी श्री ओंकार चौधरी और श्री धीरेन्द्र पुंडीर, जो वेटरन जर्नलिस्ट हैं और इस क्षेत्र की रग रग से परिचित हैं, उनसे बात करते हैं कि इस प्रथम राउंड में वो कैसे देख रहे हैं, और फिर कुछ अगले राउंड्स की भी बात कर लेंगे, क्योंकि उसके भी टिकट्स इत्यादि आ गए। आइए चलते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लीजिए और सपोर्ट भी कर दीजिए। नमस्ते सभी दर्शकों को और स्वागत ओंकार जी का और धीरेन्द्र जी का। तो बिसात बिछ गई है ओंकार जी, आपका प्राथमिक आकलन क्या है? जो तीनों आप देख रहे हैं, तीन मुख्य पार्टियों की, कांग्रेस को तो मैं गिन नहीं रहा कहीं, तो तीन मुख्य पार्टियों की जो सूचियां आई हैं, उसके बारे में आपका प्राथमिक आकलन क्या है? पहले हम आप दोनों लोगों का प्राथमिक आकलन ले लें और उसके बाद फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 58 सीटों की जातीय स्थितियां हैं, कुछ हद तक उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है, लेकिन मुझे ये देख कर के थोड़ा-सा आश्चर्य हुआ है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों ने इस बेल्ट के लिए अभी तक जितने प्रत्याशी घोषित किए हैं, उनमें जो जाट कैंडिडेट हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले 1/3 हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 17 को टिकट दिए हैं जाट किसानों को, जाटों को, और अभी इनकी तरफ से जो घोषित लिस्ट है, उसमें 6 लोग हैं। 4 आरएलडी के हैं, 2 समाजवादी पार्टी के हैं। तो ये राग समझ में नहीं आया है। इनको मुसलमानों को एडजस्ट करना है ना। हाँ, मतलब ये राग समझ में नहीं आया है कि ये एक्चुअल में मैसेज क्या देना चाहते हैं। या तो जयंत चौधरी को ये है कि वो कहते हैं ना कि टेकन फॉर ग्रांटेड वाला जो है, कि जाट तो हमारे साथ हैं ही, वो और कहाँ जाएँगे। अभी एक वीडियो में उनका परसों देख भी रहा था, जिसमें वो किसी ने ये पूछा उनसे कि जाटों को आप कितने टिकट्स दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जाटों का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। कुछ इस हैं? तरह के शब्दों, हाँ, हाँ, इसी तरह का शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है ऑन वीडियो। ये इस तरह की, साहब वो या तो वीडियो हमें भी भेजिए, थोड़ा हम भी चलाएं उसको, थोड़ा बड़ा आनंददायक वीडियो होगा, देखते हैं तो हम भी। तो हे, तो जिस जयंत चौधरी ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि उन्होंने जाटों का ठेका नहीं ले रखा है। अरे वो कुछ हाँ, है थोड़ा बहुत, जो भी उनकी हैसियत है वो जाट राजनीति की वजह से है और उनके पिता और उनके पितामह की वजह से है, बाकी है क्या वो? जी, जी। तो इस तरह की लैंग्वेज अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे पता लगता है कि नॉन सीरियस तरीके से चीज़ों को ले रहे हैं। और ये तो ठीक है कि उनके दादाजी के साथ पूरी कम्युनिटी जुड़ी हुई थी, और उनके दादा का तासीर वैसा भी नहीं था, जाट परस्ती वाला भी नहीं था, बल्कि वो जो दूसरी कास्ट थी, अहीर या दूसरे, वो उनको अपना लीडर मानते थे। जाट के तो घर में पैदा हुए थे वो, ये एक अलग बात है। लेकिन न नेता भले ही वो, मतलब जाट घर में पैदा हुए हों, पर नेता वो दूसरी जातियों के भी थे। और 77 में हम कैसे भूल सकते हैं राम नरेश यादव को, कहाँ से ढूँढ करके लाए थे मुख्यमंत्री बनवाने के लिए। और उनके उलट इनके बेटे अजीत सिंह 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के उकसाए हुए मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जाकर के मुख्यमंत्री पद का चुनाव लड़ गए थे। तो वो अहीर, यादव और कुछ दूसरी पिछड़ी जातियां, वो तभी से अजीत सिंह से विमुख हो गई थी। पर
चूँकि आज हम बात कर रहे हैं वेस्ट यूपी की, यहाँ अब तक जितनी सूची आई हैं, अभी समाजवादी पार्टी और आरएलडी की पूरी नहीं आई है, आ जानी चाहिए, आज रात तक या कल सुबह तक आ जानी चाहिए। तो उसके बाद फिर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी कितने मुस्लिम कैंडिडेट कुल मिलाकर के उतारती है और अल्टीमेटली ये जयंत चौधरी का भी तय होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो 17 चेहरे हैं जाटों के, इनके अ, खिलाफ कितने जाट कैंडिडेट उतारते हैं अल्टीमेटली। अभी तो इनकी आधी-अधूरी सूची आई है, इसलिए हम टीका-टिप्पणी भी नहीं कर सकते, पर जब इनकी फाइनल सूची आ जाएगी तो शायद हम इसकी मीमांसा करने में ज़्यादा बेहतर तरीके से सक्षम होंगे। वैसे ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि आरएलडी को अंततः सीटें दी कितनी गई हैं? अभी का तो ये है कि 22-23 सीट तो दिखाई दे रही हैं और 7 सीटों पर अलग-अलग जिलों में समाजवादी पार्टी के लोग आरएलडी के टिकट पर लड़ रहे हैं। अच्छा। जी, ये जी। और विचित्र स्थिति है। अब मैं बीएसपी की सूची के बारे में क्या आपका कहना है? देखिए, बीएसपी का मैं देख रहा था, बीएसपी का यहाँ आधार तो रहा है और ठीक-ठाक आधार रहा है। 2007 की हम जब बात करें, तो जब मायावती चीफ मिनिस्टर बनी थी और 206 सीटें उन्होंने हासिल की थी, तो तब मैं अभी देख रहा था प्रोग्राम में आने से पहले, पूरे वेस्ट यूपी में बीएसपी ही बीएसपी दिखाई दे रही थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी तो एकदम कोने में लग गई थी। भारतीय जनता पार्टी की 2007 में केवल 51 सीटें आई थी पूरे प्रदेश में और जी हाँ। समाजवादी समाजवादी पार्टी भी 97 पे सिमट गई थी। राष्ट्रीय लोकदल की ज़रूर 10 सीटें आई थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की 22 सीटें आई थी। तो 2007 के नतीजों पर देखें तो बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा मतलब असर देखने को मिलता है आपको प्रदेश में और वेस्ट यूपी में भी, जहाँ ये 2 फेज़ के शुरुआती मतदान होने वाले हैं। पर हम ये भी कैसे भूल सकते हैं कि फिर बहन जी 2012 में कितने बुरे तरीके से हारी थी। 80 सीटों पर सिमट गई थी और समाजवादी पार्टी की फिर 224 सीटें आई थी। लेकिन अब में 2007 में और 2022 में बड़ा भारी गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी के बारे में जहाँ तक बात है। बहन जी घर में बैठी हुई हैं और चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, यहाँ तक कि अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सब ने कुछ-कुछ तो अ, इस कोविड की तीसरी लहर आने से पहले प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों को कवर कर लिया। लेकिन बहन जी का मुझे याद नहीं आ रहा है कि बहन जी ने कहीं भी जाकर के कोई संपर्क स्थापित किया हो, कोई जनसभा की हो, किसी तरह से लोगों के बीच में अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की हो। सतीश चंद्र मिश्रा ज़रूर बीच-बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपनी बात कहने के लिए आए, पर बहन जी का तो ट्विटर ही चल रहा है। तो 2007 और 2022 बड़ा भारी अंतर दिखाई दे रहा है संजय जी। लेकिन जी। बहन जी ने जो लिस्ट जारी की है, उसमें हम कह सकते हैं कि मुस्लिम को भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। एससी तो है, पिछड़ों को भी उन्होंने प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। हाँ, जाटों को उतने टिकट अभी भी बहन जी की तरफ से हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ब्राह्मणों को भी उन्होंने कुछ टिकट तो दिए हैं। संतुलन 14 साधने और की 10 कोशिश बताए की है। जाते हैं, 14 मुस्लिम और 10 आपके ब्राह्मणों को, और अभी 44 सीटें उन्होंने डिक्लेयर की हैं 58 में से पहले राउंड के। जी, जी, जी। तो बहन जी ने भी कोशिश तो की है जातीय संतुलन साधने की, लेकिन वो पता नहीं क्यों इस बार निष्क्रिय हैं। या तो उनका कॉन्फिडेंस चला गया है या कुछ अति मतलब आत्मविश्वास में हैं।
कि जो मेरे वोट हैं, वो तो मेरे पास आ ही जाएँगे। जी। अब हम चलते हैं धीरेन जी के पास। आपकी प्राथमिक टिप्पणी धीरेन जी। जो बँटवारा हुआ है, अलग-अलग पार्टी ने दिया है, तो जो जातीय गणित है उनको साधने की सभी ने कोशिश की, लेकिन जाटों पर बहुत ज़्यादा बीजेपी ने मुझे लगता है कि ये प्रेशर भी था, चूँकि किसान आंदोलन का प्रेशर था और फिर इधर के पिछली जो उनकी जीत रही है 2017 की, 2014 की, जिसको वो ऐसा मानते हैं 2019 की, कि उनको बहुत ज़्यादा ताकत जाटों से मिली थी और इस बार आरएलडी के खेमे में या जो टिकैत का आंदोलन था उसकी वजह से वापसी हुई है, इसलिए उसको सैचुरेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने 18 ब्राह्मणों को वो ठाकुरों को टिकट दिए हैं। वो चूँकि योगी आदित्यनाथ के साथ ही हैं इस तरह से माना जाता है, लेकिन उनको भी टिकट मुझे लगता है कि 18 टिकट काफ़ी ज़्यादा इस वेस्टर्न यूपी के हिसाब से दिया है और फिर 19 टिकट वहाँ से ब्राह्मण्स को भी दिया गया है। ब्राह्मण को भी काफ़ी टिकट दिया गया है। हालाँकि मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा आबादी के तौर पर यहाँ इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा उन्होंने थ्रस्ट रखा है ओबीसी पर, जो बहुत ज़रूरी भी है इस हिस्से में। उन्होंने चूँकि बाकी तमाम जो जातियाँ हैं, जो किसान आंदोलन के वक़्त में आरएलडी के साथ या ये चूँकि आप मुझे लग रहा है पूरी जो 107 की लिस्ट है उसके बारे में कह रहे मैं हैं। उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो पूरी और स लिस्ट अच्छा आई थी। ठीक है। मैं मैं उसी पहले चरण के 58 की बातें अभी कर रहा था। जी, जी, जी। तो आप उस पर उस बाद में लिस्ट आएँगे, पूरी लिस्ट पर बाद में उस आएँगे। लिस्ट में तो फिर ज़्यादातर को उन्होंने दोहराया है, उस चीज़ को बचने के लिए, बचाव के लिए वो ज़्यादातर कोशिश है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उसपे कोई आपको मेरी तरफ से कोई टिप्पणी क्योंकि ज़्यादातर लोग वही हैं, वो चेहरे हैं, उनमें से जो हटे हैं, उनमें से कुछ को सिर्फ हटाया गया है। 1-2 लोगों को जैसे कि आपने बेबी रानी मौर्य के लिए दिया गया है या तमाम जो सीटें हैं, बहुत अहम सीटें जिन पर चर्चा होनी थी, उनमें से ज़्यादातर पर उन्होंने रिपीट किया है। मुझे ऐसा लगता है। जी, जैसे आगरा में कई टिकट चेंज किए हैं उन्होंने जी, और जी। बाकी भी जो सेकंड राउंड है उसमें तो और भी अधिक चेंज किए हैं। टोटल जो 107 वाली लिस्ट में तो 24 नए चेहरे हैं हुँ। ये क्योंकि उसमें से 20 नए चेहरे हैं जिनमें से इसलिए भी 3 को बदलना पड़ा, 1 की डेथ हो गई, 2 सीटों पर ये लोग आ गए हैं नए, तो इसीलिए बहुत बड़ा चेंज नहीं है। 17 सीटों को मुझे लगता है कि जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं है और बीजेपी टिकटों का जो जब वो माना जा रहा था कि जब वो छँटाई करेगी, तो शायद बेहतर तरीके से प्रूनिंग करेगी अपनी इस नई लिस्ट का, तो उस तरह मेरी नज़र में उस तरह कर नहीं पाई है, उसके अपने उनके कारण है, उनकी रणनीतिक शुरुआती विफलता तो है, जनता तो उनके साथ दिख रही है, लेकिन खुद वो लीडर्स एक-दूसरे के साथ कितने हैं, इस पर हर आदमी सवाल खड़ा कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए वापस चलते हैं ओमकार जी के पास। ओमकार जी मेरठ में टिकट बदले गए हैं। आपके मेरठ शहर का जो टिकट है जो बदला गया है वो लक्ष्मीकांत जी की जगह एक नया ब्राह्मण चेहरा लाया गया है और बाकी ज़रा तो फिर आप थोड़ा मेरठ और बागपत के बारे में पहले बात करें, फिर मुज़फ़्फ़रनगर पे हम और शामली पे फिर धीरेन जी से बात करेंगे और उसके बाद फिर मेरठ बाकी जो मेरठ ज़िले हैं उनकी। जी। मेरठ में एक्चुअल में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो है, वो काफ़ी पुराने इनके कैंडिडेट रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, कई बार के एमएलए रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2014 में तो जब अ बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लॉन्च किया गया था और पेश किया गया था, तो भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ही उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे और अमित शाह महामंत्री थे और उसका श्रेय अगर आप अमित शाह को देते हैं कि 80 में से 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी, तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी थे और लक्ष्मीकांत वाजपेयी बहुत डाउन टू अर्थ हैं। अभी भी स्कूटर पे आपको वो मेरठ शहर में घूमते हुए मिल जाएँगे। पर चूँकि इस बार वो खुद अनिच्छुक थे, पिछली बार वो हार गए थे रफ़ीक के हाथों, तो इस बार वो खुद ही लड़ने के इच्छुक नहीं थे, तो कमल दत्त शर्मा को वहाँ से उतारा गया है। दूसरा टिकट चेंज हुआ है मेरठ कैंट का। सत्यप्रकाश अग्रवाल जो हैं वो काफ़ी उम्र दराज हो गए थे, 80 साल के आस-पास उनकी उम्र थी।
तो जो क्राइटेरिया है बीजेपी का वो उसमें फिट नहीं बैठ रहे थे, तो वहाँ से उनको बदला गया है। इसके अलावा सिवाल खास से जितेंद्र सतवई की जगह मुनेंद्र पाल को लेकर के आया गया है। मेरठ में कुल 4 चेहरे इन्होंने चेंज किए हैं। जी। और जहाँ तक बागपत का प्रश्न है, तो बागपत जिले में तो मैक्सिमम तीनों के तीनों जो चेहरे हैं, वही मैदान में उतारे हैं। एक नवाब कौकब हमीद के हाँ, वो तो आरएलडी से हैं, लेकिन बागपत में धामा को ही रखा है और बड़ौत में इन्होंने मलिक को ही रखा है, कृष्णपाल मलिक को। और छपरौली से जो आरएलडी के इनकी तरफ आ गए थे सहेंदर रमाला, उनको टिकट दिया है। तो वहाँ कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। मेरठ जिले में ज़रूर इन्होंने 4 टिकट चेंज किए हैं। जी। और लक्ष्मीकांत जी इच्छुक नहीं थे, इसलिए कमल दत्त शर्मा को टिकट मिला है। हाँ, लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस बार, बल्कि मेरी बात भी हुई थी उनसे करीब 1.5 महीना पहले। जी। तो वो भी और अमित अग्रवाल भी जो इस समय मेरठ कैंट से प्रत्याशी बनाए गए हैं, ये भी पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो एक पार्टी में इनसे मुलाकात हुई थी दोनों से। तो मैंने उनसे पूछा था अमित अग्रवाल से कि आप तैयारी कर रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि अगर पार्टी आदेश देगी तो मैं चुनाव लड़ूँगा। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना था कि मैं लड़ने का बहुत इच्छुक नहीं हूँ इस बार। तो इसलिए वहाँ से कमल दत्त शर्मा जो यूथ हैं, नए चेहरे हैं, उनको टिकट दिया गया है। और ये बात हुई थी कि पिछली बार जब ये मेरठ की सीट हारे थे लक्ष्मीकांत जी, तो पहले 2 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो जाया करते थे, उसके कारण हारे थे। तो इस बार मुझे लगता है अभी बीएसपी ने अपना टिकट डिक्लेयर किया नहीं है मेरठ का। मेरठ साउथ और कैंट का तो कर दिया है। एक्चुअल में क्या है, मेरठ का ये है, मेरठ में अगर 2 मुस्लिम कैंडिडेट आ जाएँ भारतीय जनता पार्टी के सामने, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत आसान हो जाती है। अगर एक ही रह जाए तो फिर वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट का निकलना मुश्किल होता है। फिर डायरेक्ट फाइट हो जाती है और तब दिक्कतें आती है। ये कई बार हुआ है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ भी हुआ है और पिछली बार यही हुआ था। रफ़ीक जो हैं वो अकेले कैंडिडेट थे, जिस वजह से वो निकल गए थे और ठीक-ठाक मार्जिन से उन्होंने जी, हाँ लक्ष्मीकांत जी, वाजपेयी को 24 हराया। 24,000 की मार्जिन से निकले थे हाँ, पिछली बार। हाँ। हुँ। जी, बिल्कुल। धीरेन जी, मुज़फ्फरनगर शामली? उन्होंने चूँकि जो ज़्यादातर 4 सीट हैं, वो तो उन्होंने वही रखी, चूँकि करतार सिंह भड़ाना छोड़ ही चुके थे। तो लिहाज़ा उनका था नहीं, और चरथावल में चूँकि डेथ हो गई थी, जो जिनकी पत्नी को अब टिकट दिया गया है, वो विधायक उनको वो दे दिया कश्यप। गया था, हुँ। कश्यप को, सपना कश्यप। अब वो चुनाव लड़ रही हैं, विजय कश्यप उनको कश्यप की पत्नी थी, तो उसको जो है बना उन्हीं को वापस दिया गया है। शामली में मृगांका को दिया है, और इसके अलावा उन्होंने बुढ़ाना तो मुज़फ्फरनगर में है। इसके अलावा थाना वन में उन्होंने सुरेश राणा को ही रिपीट किया है, और वहाँ उन्होंने निर्वाल को रिपीट किया। तो मैं यही कह रहा था कि बहुत ज़्यादा चेंज है नहीं, जो मजबूरी में बदलना पड़ा वो बदला है। उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं दिख रहा था कि जैसे वो बदलने पर लगे हों। मेरा पहला वही रिमार्क था। कोई ऐसा बदलाव नहीं दिखा जो दिखना चाहिए था, या जो लोगों का, जो आम आदमी जो इनको वोट देता है, जो उसका ग्रज था मौजूदा विधायकों से, उसको तो एड्रेस नहीं किया गया है। अब वो उन पर है कि वो कितना वोट योगी जी के नाम पर देंगे। तो और बीएसपी की लिस्ट से कोई अंतर पड़ रहा है यहाँ? मैं इस बात पे बहुत मुतमईन नहीं हूँ, मैं बहुत इत्तेफ़ाक नहीं रखता, क्योंकि बसपा इस समय बहुत एक्टिव दिख नहीं रही है। तो लिहाज़ा इस बार जो उसके कैंडिडेट्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, जिनको ये कहा जा रहा था कि जैसे चरथावल का टिकट भी है, अगर वहाँ कोई बहुत ताकतवर अल्प मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाया जाता, जो अमूमन नूर सलीम राणा या वो लोग थे, माफ़ कीजिएगा, जो वहाँ लड़े, वरना ज़्यादातर लोग इस बार उनके नए दिख रहे हैं,
और पहले भी ऐसा नहीं है कि 93 के चुनाव में बहुत पुराने लोग थे, नए लोग थे जब जीत के आए थे। 2007 में भी जो जीत के आए थे, बहुत सारे नए लोग थे। लेकिन इसके बावजूद आपको जो वोकल वोटर होता है, क्योंकि जो हम ये मान लेते हैं कि मायावती जी का जो वोटर है उनके साथ इंटैक्ट है। अगर हम ये मान लेते हैं जो उनका कोर वोटर है वो उनके साथ इंटैक्ट है, लेकिन जो उसके साथ एडिशनल वोटर होता था, वो इंटैक्ट वोटर भले ही नहीं बोलता, लेकिन जो साथ में एडिशनल वोटर होता था, जो साथ में आगे जाके बात करता था, वो खामोश है, वो नहीं है, उनके पक्ष में नहीं है, या उसकी कोई आवाज नहीं। अमूमन वो बहुत ही मुखर होता था, चाहे उसमें ब्राह्मण आप जोड़ लीजिए, जब ब्राह्मण सपोर्ट कर रहे थे, या मुस्लिम हमेशा बहुत एग्रेसिवली बसपा की बात करते थे। वो इस बार सिरे से अभी तो गायब दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज्यादा चेंज इस बार एक फाइट जो है वो बिल्कुल सीधी दिख रही है, जिसमें कम से कम बहुत ज्यादा बसपा डेंट डाल पाएगी, मुझे शक है। बहुत व्यक्तिगत सीटें होंगी, क्योंकि अगर आप बागपत को ही देखें, पिछली बार उनके पास इतने ताकतवर कैंडिडेट के तौर पर कोकब हमीद का बेटा जो इस बार सपा में है, असलम चौधरी फिर वापस सपा में है। अब ज्यादातर सीटों को मैं एक वाइज सीट वाइज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो ज्यादातर ताकतवर लीडरशिप है उनकी, वो पिछली बार बीजेपी में चली गई 3-5 सालों के बीच में, और चुनाव से ठीक पहले जो बचे हुए थे उनमें सपा की तरफ बहुत तेजी से रुझान है। तो ये बहुत ज्यादा अब इस चुनाव में अंतर होगा इससे। अब ये देखना होगा उनमें से कितने हजार वो वोट लेते हैं, उसका क्या फर्क पड़ता है। ये तो एक ऐसा गणित होगा जो प्रोबेबिलिटी पर खेला जाता है, तो मुझे उसका नहीं मैं कहूंगा, लेकिन जो आज की डेट में है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नाम नहीं दिख रहे हैं। जी हाँ, वैसे मुजफ्फरनगर में 4 टिकट दिए हैं मुसलमानों को बीएसपी ने। देखिए, हम लोगों को ये लगता है बहुत ट्रेडिशनली कि साहब उनको टिकट दे दिया तो उनका वोट जाएगा नहीं जाएगा। मुस्लिम वोटर्स 2017 में भी, अगर चूंकि मैं चुनाव में था इसलिए कह रहा हूं, 2019 का भी मैं बता रहा हूं, मुस्लिम वोटर उससे पहले इस बात पर ख्याल रखता था कि बीजेपी को जो हरा रहा है हम उसको देंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड चेंज हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की भी बता रहा हूं, सिर्फ बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश में, चूंकि मैं खुद चुनाव में रहता हूं, जब बूथ पर ज्यादातर जगह पर, अब वो इसके बावजूद कि बीजेपी को वो हराने में सक्षम नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने सपा को चूज किया था। वो क्लैरिटी के साथ हैं, वो उनको ये लगता है कि ये कभी भी बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेंगे। इसीलिए वो मैं इस बार नहीं हूं कि इस बात में इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि उन्होंने अगर 14 को टिकट दे दिया, उन्होंने पिछली बार 100 लोगों को टिकट दिया था, 100 लोगों को, 5 जीत के गए थे। तो इसीलिए बहुत सफलता का बहुत ही ताकतवर समीकरण रहा। 5% को आप देखेंगे तो उसमें 4 में से आप 5% देख लीजिए कितना होगा। हाँ, लेकिन ये भी इसमें देखना पड़ेगा ना कि उनकी वजह से कितनी सीटें बीजेपी को मिल गई। ये मैंने भी यही एक कहा आपको कि वो देखना पड़ेगा, वो अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनमें से कितना वोटर चुनाव प्रचार के वक्त, ये जो चुनाव प्रचार जो होगा, आपको इसमें दम पड़ता हुआ दिखेगा उनके उम्मीदवारों में। अगर दम पड़ता हुआ दिखेगा तब आप मानेंगे कि हाँ ये कुछ खींच लेगा। अगर वो 10,000 से नीचे खींचते हैं तो शायद बहुत ही कम सीटों पर अंतर डालेंगे। हाँ, 10,000 से ऊपर जितनी सीटों पर वो बढ़ते चले जाएंगे, उतना सीटों का डिफरेंस साफ होने लगेगा। जी जी। अब मेरे पुरानी पास गाजियाबाद। कुछ मेरे पास कुछ आंकड़े हैं इनके। जी, 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 बताएं। बहुजन बहुजन समाज पार्टी ने 26% टिकट जो है वो मुस्लिम को दिए हैं, 17% ब्राह्मण को दिए हैं, 17% ही दलित को दिए हैं, करीब करीब 22.5% ओबीसी को दिए हैं, 7.5% वैश्य को दिए हैं, और अन्य को दिए हैं करीब करीब 9.5%। सपा आरएलडी की जहां तक बात है तो मुस्लिमों को इन्होंने दिए हैं 31%, जाटों को दिए हैं 10%, गुर्जर को दिए हैं करीब करीब 7%, दलित को दिए हैं इन्होंने करीब करीब 24%, थोड़े से ज़्यादा, ओबीसी को 10%, 10.5 मान लीजिए, ब्राह्मण को भी करीब करीब 10.5, ठाकुरों को करीब करीब 7%। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा क्योंकि कांग्रेस तो 3-13 में है नहीं, तो हम
इन 3 तो लड़की है, लड़ सकती है। लेकिन लड़कियाँ पंजाब में नहीं लड़ पा रही हैं। वहाँ 8% को दिया है, यहाँ 40% को दिया है। जहाँ जीतने की संभावना, वहाँ टिकट नहीं दिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, ओबीसी को उसने 40% टिकट दिए हैं। ठाकुरों को करीब-करीब 19% और दलितों को भी 19%, वैश्य को 8.5%, ब्राह्मण को करीब-करीब 11% और पंजाबी को करीब-करीब 3.25%। तो ओबीसी को सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। जहाँ तक मुस्लिम का सवाल है, तो मुस्लिमों को बसपा ने अगर 26.5% दिए हैं, तो सपा आरएलडी ने अभी तक घोषित टिकट जो हैं, वो 31% दिए हैं। तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है दोनों में, 4% 5% का अंतर है। तो पर बात यही है कि जो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का वातावरण है, उसमें मुस्लिम वोट एकजुट समाजवादी पार्टी के पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखिए, बहन जी कितना काट पाएँगी या असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर क्या गुल खिलाएगा, नहीं खिलाएगा, ये फर्स्ट देखना बड़ा राउंड में तो दिलचस्प। असदुद्दीन ओवैसी का कोई फैक्टर आएगा नहीं। वो तो जब वो उधर चलेंगे, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, वो जो एरिया है उस पे जब जाएंगे, बदायूं वगैरह, शाहजहांपुर और बरेली, ये इस एरिया में जब जाएंगे, तब वहाँ पर फ़र्क नज़र आएगा। सेकंड राउंड में असदुद्दीन ओवैसी वाला जो प्रभाव क्षेत्र है, थोड़ा जो पालेगा, वो सेकंड राउंड में नज़र आएगा। मुझे नहीं लगता कि वो फर्स्ट राउंड में ज़्यादा दिखेगा। हालांकि यहाँ भी उनकी सीटें तो आई होंगी, मुझे उनकी लिस्ट दिखाई नहीं पड़ी अभी तक। तो अब ओंकार जी बताएं आप, गाज़ियाबाद, हापुड़ और नोएडा का, इसका आपका क्या आकलन है? क्योंकि ये पुराना गाज़ियाबाद ज़िला है, जिसके अब 3 टुकड़े हो गए हैं। हाँ, नहीं गाज़ियाबाद तो एक ज़माने में मेरठ का ही हिस्सा था। उसके बाद फिर हुँ। गाज़ियाबाद अलग ज़िला बन गया, उसमें से भी टूट करके फिर नोएडा अलग बन गया। तो ये तो अच्छा और बागपत भी अब बाग हापुड़ भी अलग हो गया, हापुड़ हापुड़ में। हापुड़ मेरठ का हिस्सा था। मेरठ का बाग हिस्सा। बागपत मेरठ का हिस्सा था। शामली हुँ। मुज़फ्फरनगर का हिस्सा था। तो ये तो अब पिछले कुछ मतलब 1.5-2 दशक में ये सारा कुछ हुआ है। हाँ, गाज़ियाबाद को थोड़ा-सा और पुराना लगा लीजिए, 3 साढ़े 3 88 दशक में, के भी। 87 में शायद बना था। हाँ, हाँ, तो ये सारा पुराना मेरठ का ही हिस्सा है। देखिए गाज़ियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़ इनमें तो एक तरफ़ा जीत मिली थी संजय जी भारतीय जनता पार्टी को 2017 में। मतलब पूरा एक तरीके से ये कह सकते हैं आपके आरएलडी का भी सुपड़ा साफ था और आपका समाजवादी पार्टी का भी कहीं-कहीं एक आध उनका कैंडिडेट जीत पाया था, वरना तो ये तो पूरा इलाका ही भारतीय जनता पार्टी का हर जगह कमल खिला था। और एक असलम चौधरी जीता था ढोलाना से बस। जी, जी, इस बार वो भी नहीं जीत पाएगा। अगर वो खड़ा भी होगा तो इस बार बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। इस बार वहाँ से कैंडिडेट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के उनकी विनिंग पोजीशन जो है वो व्यक्त की जा रही है कि इस बार तो धौलाना भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। लेकिन अभी हम रिजल्ट की तो बात क्या करें, पर ओवरऑल अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ही इस बार भी बहुत प्रभावी भूमिका में यहाँ दिखाई दे रही है। कोई बड़ा परिवर्तन कोई होगा ऐसा लगता तो नहीं है। एक ये इधर लोनी में मदन भैया को टिकट दिया है इन्होंने आरएलडी ने और उधर वहाँ कैराना में नाहिद हसन को दे दिया। तो इनको लेकर के आज योगी आदित्यनाथ का बयान हमने देखा है सुबह कि जो हम कहते रहे हैं समाजवादी पार्टी के बारे में कि बदमाशों को, गुंडे, मवालियों को, माफियाओं को या और जो जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जो दंगाई हैं, ये उनको तरजीह देते हैं, वही इन्होंने साबित कर दिया। और ये इसे कोइंसिडेंट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि 6 फरवरी 2021 में नाहिद हसन, उनकी मम्मी और 40 पर गैंगस्टर एक्ट लगा था, 6 फरवरी 2001 को और तब से ये फरार चल रहे थे। कल इन्होंने जाकर के सरेंडर किया और अदालत ने
14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जेल। तो योगी को और भारतीय जनता पार्टी को एक हमला करने का ये मौका कब मिल लगा गया। था इनके ऊपर ये गैंगस्टर एक्ट कब लगा था? 6 फरवरी 2021 को। अच्छा, फरवरी में पुराना लगा। मामला है, तब से ये मतलब एक तरीके से फरार ही चल रहे थे। फरार क्या चल रहे थे, पुलिस पकड़ ही नहीं रही थी। नहीं तो पुलिस चाहे तो पकड़ ही सकती है, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो कल इन्होंने सरेंडर किया, क्योंकि इन्होंने सोचा होगा कि अब तो नॉमिनेशन भी दाखिल करना है और डोर टू डोर जाकर के कम से कम कैंपेन वगैरह भी करना ही पड़ेगा। लेकिन उस ओवर कॉन्फिडेंस में कि ज़मानत मिल जाएगी, इन्होंने सरेंडर कर दिया और जज साहब ने जो है उठा करके इनको 14 दिन के लिए अंदर भेज दिया है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ को मौका मिल गया और हम जानते हैं कि बाकायदा कैराना से ही उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कैंपेन शुरू किया था। वहाँ पर पीएससी की बाकायदा एक बटालियन जो है वो स्थापित कर रहे हैं। तो एक मैसेज उनकी तरफ से है, ना केवल कैराना के लिए बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। जैसे मेरठ में सोतीगंज में सफाया किया है कबाड़ियों का, जो गाड़ियों को काटते थे, और अब मुजफ्फरनगर में भी जाकर के वो जो अभियान है वो शुरू हो गया है, वहाँ भी पुलिस ने वो काम किया है। यानी चुनाव के समय बहुत ठीक तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ाया है इन्होंने मैसेज देने के लिए। और प्रधानमंत्री तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब अपने कैंपेन पर थे, तो वहाँ भी उन्होंने सोतीगंज का ज़िक्र किया, कम से कम 2 बार किया। तो एक मैसेज दे रहे हैं। अ, वो नाम ना लें कि कौन लोग हैं जो गाड़ियाँ काट रहे थे, लेकिन मैसेज तो जा रहा है। जी हाँ, जी हाँ। और इसमें आपके ये भी देखने में आ रहा है, अगर मैं देखूँ बीएसपी की लिस्ट देखूँ, तो बीएसपी ने इन जगहों में खूब सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। लोनी से हाजी आकिल चौधरी है, मुरादनगर से अयूब इदरीसी है, धौलाना से भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। पिछली बार 2 राजपूतों के चक्कर में बीजेपी की सीट गई थी ये। जी, और जी। गढ़मुक्तेश्वर से मोहम्मद आरिफ है। तो ये तो थोड़ा बहुत तो अगर बहुत अधिक नहीं तो थोड़ा बहुत तो डैमेज निश्चित रूप से ये समाजवादी को करेंगे। हाँ, हाँ, पक्का करेगी, पक्का करेगी, निश्चित रूप से। इनमें 14 मुस्लिम हैं, 12 पिछड़े हैं, 9 ब्राह्मण हैं, जो बीएसपी ने टिकट दिए हैं, 53 जो अभी तक घोषित किए हैं। जी। इन 4 जिलों के बारे में आपका ओपिनियन धीरेन्द्र जी? अनम्यूट कर लें। बीजेपी को वापस अपने चेहरों पे यकीन है। अब कई जगह पर मुकाबला उनके लिए अगर लोकल विधायक से ज़्यादा, मेरा मानना है, क्योंकि इतने समय में ये देखने के बाद ये समझ में आया है कि एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पे योगी आदित्यनाथ बाकी उम्मीदवारों से बहुत आगे हैं। उसमें कोई कन्फ्यूज़न किसी को नहीं होगा जब वो सड़कों पर घूमेगा। लेकिन बीजेपी की इसके बावजूद ये सवाल हो सकता है, ये पज़ल भी है कि आखिर जब इतना मुख्यमंत्री लोकप्रिय है, तो फिर आपको कन्फ्यूज़न क्या हो सकता है? वो स्थानीय उम्मीदवारों के साथ जब आप देखेंगे कि लोगों को उनकी बहुत सारी जगह उम्मीदवार जा भी नहीं पाएँगे। उन गाँव में जाना भी मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, जो बीजेपी के समर्थकों के गाँव हैं। तो इन सब को देखते हुए यही कहना होगा कि इस पूरी लिस्ट को उन्होंने रिपीट किया है और चूँकि सपा और बसपा ने ज़रूर इधर-उधर उनका हुआ और आरएलडी के साथ बहुत सारे नए चेहरे उनको देखने को मिलेंगे। फिर बसपा ने इस बार ये सारे नए हैं जो नाम हैं, क्योंकि असलम चौधरी वहाँ चले गए तो उनको दूसरा ढूँढना पड़ा। इसके अलावा उनके पास और सारे टिकट उनको रिप्लेस करने पड़े, ज़्यादातर में नए चेहरों को उनको लाना पड़ा। तो ये लड़ाई जो है वेस्टर्न यूपी में भी अगर आप देखेंगे तो कैंडिडेट्स बीजेपी के पास तो वही हैं जो ज़्यादातर उनके थे और कोशिश की गई है अगर रिप्लेसमेंट हो तो वो उसी कास्ट से किया गया। तो ये एक बड़ा कास्ट कॉम्बिनेशन साधने की मजबूरी भी होती है, जब बड़ी पार्टी होती है जो उसके पास इतने टिकट होते हैं। हाँ, लेकिन लेकिन बीजेपी के लिए थोड़ी आसानी ये रहती है कि उनको मुस्लिमों को टिकट नहीं देने। तो जैसे ये कहा जा रहा कि साहब उन्होंने ओबीसी को सबसे ज़्यादा टिकट दिए, तो वो ओबीसी को जो टिकट दिए हैं वो मुस्लिम्स की कॉस्ट पे दिए हैं, उनके लिए आसान है।
ये बीएसपी और उनको जो है चूँकि मुस्लिम को साधना पड़ता है तो इसलिए इनके लिए कंपटीशन है, इसीलिए उनकी दिक्कत ये है, बसपा और सपा की दिक्कत ये है, वरना सपा इस बार उसकी रणनीति थी कि वो कम को टिकट देगी। वो पिछली बार जो उसने 69 लोगों को टिकट दिया था, 69 या 66 के करीब टिकट थे, वो उनको कम करना चाहती थी, लेकिन वो जो जानती है कि मजबूरी ये है कि बसपा उतनी जगह में टिकट देकर उनको खड़ा कर देगी। और उसी के साथ साथ आप देखेंगे ओवैसी भी वही करेंगे, ओवैसी भी हर मुस्लिम सीट पर कैंडिडेट, और मतलब ऐसा बहुत ही कम हुआ है मेरे साथ कि जितनी सीटों पर, जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में मैं घूम रहा हूं, कि वहां जब भी मैं मुस्लिमों से बात, जिनसे मुस्लिमों से चूंकि मेरी बात, मेरा काम ही यही है तो मैं उनसे भी बात करता हूं, तो वहां एक दो दीवानावार आके जरूर चिल्लाने लगता है। यहां तक कि देवबंद में आप सोचिए, उसमें जितने लोग खड़े थे, मुझे लगता है कि 20 लोगों की गैदरिंग थी वो माफ कीजिएगा, 20 लोगों की गैदरिंग थी, और उसमें से 4 लोग या 5 लोग ओवैसी के लिए कह रहे थे। तो मुझे लगता है कि ओवैसी ज्यादा बड़ा खतरा आगे सेकुलर दलों के लिए होंगे, जिनके विरोध का आधार सरकार की किसी नीतियों का विरोध नहीं, बल्कि इस बात का होता है ताकत की हमको मुसलमान वोट देगा। मतलब उनके लिए मुझे लगता है कि अगली बार वही होंगे बड़ी चुनौती। इस बार भी अलग अलग जगह पर है, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम के लिए ही वजह से इनको सीटें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा। और एक चीज और भी है जो मतलब मुझे लगता है कि आप डिस्कस भी कर रहे थे, जिसमें मुझे इख्तलाफ है थोड़ा सा, कि जाट आरएलडी को जाट बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। उसको मालूम है वो उसके उस पर बाकी सब लोगों से वोट लेने की कोशिश करेगी। और इसी तरह से यादव बेल्ट में आप देखेंगे कि तीसरी किसी उसको देंगे वो लोग, बस समाजवादी पार्टी, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि उनको वो वोट मिल रहा है, तो इसीलिए वो उस पर दांव लगा लेते हैं। बीजेपी को ये होता है कि बीजेपी को वो बैलेंस बनाए रखना होता है, उसको वो बैलेंस बनाना है, क्योंकि कहीं भी मैसेज ना हो जाए। इसीलिए अभी आपने देखा होगा बीजेपी ने जो चेंज की है उस पर, अगर प्रकाश अग्रवाल की उम्र ज्यादा होगी तो वो राजेश को ले आए, अग्रवाल को ही पकड़ लाए, तो उनको माफ कीजिए, अगर वो किसी को बदल रहे हैं तो रिप्लेस उसी से कर रहे हैं, तो ये एक उनकी मजबूरी भी है। अमित अग्रवाल, अमित अग्रवाल, माफ कीजिए, कोई राजेश वहाँ बरेली कैंट वाले। तो अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा की। आगरा में भी कई सारे टिकट चेंज किए बीजेपी ने। जी ओंकार जी। तो अगर आगरा की तो सारी सीटें मेरे विचार से भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, एक भी किसी दूसरे दल को नहीं गई थी। कोई हाँ, एक आध गई हो तो गई हो। और सारी सीटें जीती थी। हाँ, यही हाल जो है अलीगढ़ और हाथरस का था। हाथरस की शायद कोई एक सीट थी जो बीजेपी ने नहीं जीती। हाथरस की रामवीर उपाध्याय ने जीती थी, जो अब बीजेपी में आ चुके हैं। जी जी जी। तो सादाबाद। और सब श्याम सुंदर शर्मा ने माठ की सीट जीती थी। माठ जीती थी, वो तो बसपा से ही जीती थी, बसपा से जीती थी, और वो रिपीटेड है, वो तो वहाँ के वो पुराने रिपीट खिलाड़ी किया, हैं। वो उनको तो रिपीट टीएमसी किया से गया। भी जीत चुके हैं। हाँ, उनकी वो तो क्या बात टीएमसी से, निर्दलीय, वो सब तरफ से जीत चुके हैं। टीएमसी, निर्दलीय और मेरे ख्याल से सपा से भी जीत 8 चुके हैं। वो लगातार मेरे विचार से 7 बार जीत चुके हैं, 8 बार। हाँ, तो वो तो वहाँ के, उनका तो हाँ, मामला ही 8 अलग है। बार के विधायक हैं वो वहां से। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक्चुअल में इन जो 2 दौर की अभी लिस्ट जारी की है, इनमें जैसा मेरी कल भी बात हो रही थी, 20 कैंडिडेट के टिकट काटे हैं, 20 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे हैं, 21 नए चेहरे जो हैं मैदान में इन्होंने उतारे हैं। तो मुझे लगता है कि 107 अगर घोषित किए हैं, उसमें से 20 टिकट अगर काटे हैं, तो 20% ही समझ करके चले हम कि 20% विधायकों के टिकट काटे हैं। और जब पूरे 7 दौर की लिस्ट आएगी, अगर इसी रेशियो में ये आगे बढ़े, इन्होंने टिकट काटे लोगों के, तो ये आंकड़ा तो संजय जी मुझे लगता है कि 80 से भी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा उस हिसाब से। तो उस लिहाज से ठीक है, जिस तरह का वातावरण है। हाँ, अगर ये स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, 8-10 ये विधायक, ये अगर ऐसे समय नहीं छोड़ते, तो हो सकता है ये लिस्ट और भी
इनकी लंबी हो सकती थी टिकट कटने वालों की। फिर ये 125 और 140 तक भी पहुँच सकती थी। पर इधर थोड़ा-सा मुझे लगता है कि रीथिंकिंग हुई है और जहाँ-जहाँ भी टिकट चेंज हुए हैं, जैसे आगरा में भी जो आप बता रहे हैं कि कई चेयरों को चेंज किया है, वो तो चेंज ही इन्होंने इसलिए किया है कि कई स्तर की रिपोर्ट्स इनके पास आती हैं। अपने इनके सर्वे भी होते हैं, संघ परिवार से भी इनके पास रिपोर्ट पहुँचती है। इनका जो अपना मैकेनिज़्म है, उससे भी जानकारी आ जाती है कि किस विधायक को लेकर के किस क्षेत्र में ज़्यादा नाराज़गी है लोगों की। और कल ही मेरी जैसे धीरेन जी से बात हो रही थी, जब हम बातचीत कर रहे थे, तो इन्होंने यही कहा कि मैं लगातार वेस्ट यूपी के दौरे पर हूँ और बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, तो बहुत सारे लोगों की नाराज़गियाँ हैं विधायकों से कि उन्होंने काम नहीं किए हैं या दूसरे तरीके की उनकी अनुपलब्धता की या तमाम ज़रा-ज़रा सी बातों को लेकर के भी एमएलए वगैरह से नाराज़गियाँ होती ही हैं लोगों की। लेकिन बीजेपी को जितने चेंज करने चाहिए थे, उतने चेंज किए नहीं हैं। मुझे लगता ये है कि 20% और 25% अगर चेंज करते हैं आप, तो ये एक सेफ तरीका होता है। इससे ज़्यादा अगर आप चेंज करते हो, तो फिर बहुत बड़ा खतरा भी और कई तरह से अंदर खाने जो है, भीतर घात भी होती है। जिनके आप चेंज करते हो, वो अगर खामोश होकर के घर में बैठ जाएँ या अपने लोगों को ही इशारा कर दें, तो भी कई बार दिक्कतें होती हैं। और जिस तरह का वातावरण है, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क शायद बीजेपी नेतृत्व ले नहीं रहा है। उनको शायद ये भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है और ब्रांड के तौर पर जो अभी मोदी जी का सिक्का चल रहा है, उससे अगर कहीं विधायकों के प्रति नाराज़गी होगी भी, तो उसको कहीं न कहीं कवर अप कर लिया जाएगा। इसीलिए कोई बहुत बड़े पैमाने पर फेर-बदल नहीं किए गए हैं, उनको मिनिमम ही रखा गया है। जी हाँ। तो इस पूरे क्षेत्र में पिछली बार 58 में से 52 या 53 सीटें जीती थी भाजपा ने। अब इस बार देखिए कि क्या रहता है। धीरेन जी, आपका क्या आकलन है? कितना आप कह रहे हैं? सॉरी, क्या कह रहे हैं? मैं माफ कीजिए। ये 58 पहले में से राउंड की जो 52-53 हाँ, 58 में से मेरे ख्याल से 53 सीटें जीती हुई थी। तो इस बार क्या आकलन है आपका? मुझे लगता है आकलन पे बहुत समर्थक जो व्यूअर है वो बहुत नाराज हो जाता है, वो हमको ज्योतिष मान बैठता है और मैं इस बात से बहुत बचता हूँ कि कोई मुझे ये कहे कि साहब मैंने किसी को गलत बताया या चलिए, बताया। मैं सिर्फ अलग से पूछ लेता हूँ